एवरीवन। सो आज हमने स्टार्ट किया है साइंस का ये 12th चैप्टर फ्रिक्शन। तो आपके और बाकी वीडियोस अपलोड करके दिए गए हैं, आप देख लेंगे इसी चैनल में, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यू माइट हैव सीन अ driver of a car or a truck slowing down the vehicles at the traffic signal। आपने देखा होगा कि जो ट्रक बस कार ये सब के ड्राइवर होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल पे अपनी कार को स्टॉप करते हैं, मतलब जो इसको भी ड्राइव कर रहे हैं उसको स्टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे सिग्नल लगा हुआ है कि उन्हें वेट करना है। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। आप भी स्लो कर सकते हैं अपनी बाइसिकल को जब भी ज़रूरत हो अपने ब्रेक को अप्लाई करके। हैव यू एवर थॉट वाई अ बाइसिकल स्लोज डाउन व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। आपने कभी सोचा है कि बाइसिकल कैसे स्लोज होने लगती है, धीरे चलने लगती है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं? नॉट only vehicles, any object moving over the surface of an other object slows down when no external force is applied on it। कोई भी, सिर्फ व्हीकल ही नहीं, जो भी चीज़ें दूसरे सरफेस के ऊपर चलती हैं और जब उनमें फोर्स अप्लाई होने लगता है तो वो रुकने लगती हैं। फाइनली इट स्टॉप्स, और कुछ देर बाद वो स्टॉप भी हो जाती हैं। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने कभी देखा है कि कोई बॉल मूव कर रही हो धीरे धीरे, वो फिर रुकने लगती है, कुछ टाइम बाद रुक ही जाती है। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन द बनाना पील्स। हम बनाना पील्स की मतलब बनाने के छिलके पे अगर पैर रख देते हैं तो हम कैसे स्लिप हो जाते हैं। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द स्मूथ और द वेट फ्लोर। और ये मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट क्यों है वॉक करना किसी स्मूथ या वेट फ्लोर में। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर में भी दिखा रहा है कि यहाँ पे ये बच्चा फिसल गया है। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके मन में अराइज होते हैं उनके हम आंसर्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू सॉ दैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अलॉन्ग द राइट। जब आप फोर्स लेफ्ट से लगाते हैं तो फ्रिक्शन राइट से लगता है, मतलब फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से ही लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फोर्स इधर को लगाया है, इधर इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? रोकने वाला फोर्स, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। So if you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In the both cases the force opposes the motion of the book। तो इन सभी केसेस में जब आपका बुक मोशन करेगा, आपकी बुक जब मोशन करेगी तो फोर्स उसे अपोज करेगा। किससे? मोशन करने से। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किसको अपोज करता है? जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसको। इन द above activity the force of the friction act between the surface of the book and the surface of the table। और आपकी जो एक्टिविटी है ऊपर, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटी दिखाई गई हैं। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मैक्सिमम। यहाँ पे मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कौन कवर करेगा हमें देखना है। बुक को रोल करना है किसमें? एक मैट है शायद यहाँ पे, और उसके पहले ये एक ब्रिक है, उसको धागे में बांध लिया गया है। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटी दी गई हैं आपको। तो इस एक्टिविटी में पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए फ्रिक्शन जिसमें कम लगेगा वही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। वाई इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। पेंसिल सेल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो हर जगह डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन अलग अलग टाइप से लग रहा है। फिर इसके बाद डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स। क्या डिस्टेंस कवर जितना कर रहा है वो डिपेंड करता है कि मतलब कि जैसा सेल हमारा सेल का जो सरफेस है वो कैसा है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। क्या स्मूथनेस भी अफेक्ट करती है
तो हाँ स्मूथनेस, क्योंकि टोटली स्मूथ तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, मतलब कि मिरर कुछ एग्जांपल्स हैं टोटली स्मूथ के, पर सेल में थोड़ा सा रफनेस तो होगी ही। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। और फ्रिक्शन कैसे होता है, फ्रिक्शन दो इरेगुलरिटी, मतलब कि जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस में, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ठीक है ना, पेंसिल के सरफेस में यहाँ पे कितनी इरेगुलरिटीज़ है, मतलब कि कितना रफनेस है। एंड सेकेंड सरफेस जो है, मान लीजिए कि ये आपके टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, टाइल्स के सरफेस में कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं, तो इस बेसिस में आपका ये पेंसिल स्लाइड कैसे करेगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों के सरफेस में क्या क्या मतलब कि इरेगुलरिटी प्रेजेंट है। इरेगुलरिटी मतलब असामान्यता, ठीक है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। हमें मतलब कि फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे सरफेस में स्मूथनेस नहीं है, वहाँ पे रफनेस है, तो वो कैच कर लेगा और वो ग्रिप बन जाता है। तो ग्रिप ना बने इसके लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा रोड ख़राब रहती है तो धीरे धीरे अगर जाएंगे तो और भी धीरे गाड़ी चलती है ना, और अगर वहाँ से बहुत मतलब उससे वो फंसती जाती है उसकी ग्रिप, तो अगर हमें तेज़ करना है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है। वैसे ही मतलब कि गाड़ी में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। ऑन द रफ सरफेस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ द इरेगुलरिटीज, सो द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ द रफ सरफेस इज़ इन्वॉल्व। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। We see that the friction is caused by the interlocking of the irregularities in the two surface। हमें पता है कि जो फ्रिक्शन बनता है वो दो इरेगुलरिटी के जो सरफेस होते हैं उनके बीच में इंटरलॉक होने के कारण बनता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू surfaces आर pressed हार्डर। अगर दो सरफेस को हार्डली प्रेस किया जाए, मतलब कि ऊपर से अगर उनको प्रेस किया जाए तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा बनेगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। देखिए अगर कोई पर्सन मैट के ऊपर बैठ जाता है तो आप उसको खींच के देखिए, या फिर कोई नहीं बैठा रहता तब उसको खींच के देखिए, तो आप डिफरेंस समझ जाएंगे। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन द लास्ट टाइम यू मूव्ड योर हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक बार हमने अभी बॉक्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव किया था, उसका एक्टिविटी आप रिकॉल करिए। एंड इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो गेट दैट द एक्सपीरियंस नाउ। तो अब ये एक्सपीरियंस लीजिए। व्हाट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव द बॉक्स व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन द मोशन। तो कौन से ज़्यादा ईजियर होगा, रेस्ट वाले बॉक्स को मोशन में लाना या फिर मोशन वाले बॉक्स को मोशन कराते रहना, ये कौन सा ईजियर होगा। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इट मेजर ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब कि हमें उसे पहले चलाना पड़ेगा, उसे मोशन में लाना पड़ेगा, फिर वो मोशन कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब हमें दो फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे वहाँ पे। और इस टाइप के मोशन को हम स्टैटिक, मतलब इस टाइप के फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed, it is मेज़र ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और हम यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को मेज़र करेंगे। व्हेन द बॉक्स स्टार्टिंग स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द इट्स सरफेस डू नॉट गेट द एनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। देखिए क्या होता है कि जब हम मतलब कोई बॉक्स स्लाइड कर रहा है सरफेस में और उसका कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट है एंड उसको एनफ टाइम नहीं लग रहा है कि एनफ टाइम मिल जाए और उस कॉन्टैक्ट पॉइंट में वो मतलब कि इंटरलॉक हो जाए, तो उसको हम स्लाइडली आराम से खिसका सकते हैं। पर सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, मतलब रुकी हुई गाड़ी और चलती हुई गाड़ी पहले स्लाइड कर रही है जो, तो उसको में हमें कम टाइम लगेगा स्लाइड कराने में, और जिसको स्लाइड भी नहीं कर रही है उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है स्लाइड कराने में। यू फाइंड इट सम वॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन द मोशन दैन गेट इट स्टार्टेड। तो हमें ज़्यादा ईजी पड़ता है हम किसी बॉक्स को मोशन वाले बॉक्स को मोशन कराएं। ओके।